Hello students, welcome to our channel Science Quest with NKT. The topic of this video is tumor. Have you ever wondered how a tiny group of cells can grow uncontrollably and form something that can threaten life itself? In this video, we are going to uncover the mystery behind tumors, what they are, how they form, and why understanding them is so important for human health. So let's get started. Definition: a tumor is an abnormal mass of tissues resulting from uncontrolled cell growth. जब किसी सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो जाए तो एक abnormal मास का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू में एक abnormal मास का फॉर्मेशन होता है जिसको हम गांठ कहते हैं. तो वही हमारा क्या है, ट्यूमर. So tumor is an abnormal mass of tissue that forms when cells grow and divide more than they should. जब कोई सेल, किसी टिश्यू का कोई सेल ग्रो और डिवाइड करने जाए ज़रूरत से ज़्यादा, और फेल टू डाई व्हेन दे शुड, और जब उनको अपनी लाइफ स्पैन को ख़त्म करना है, जब उनको डाई होना है तो भी वो नहीं हो, तो फिर इस सिचुएशन में ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लग जाता है. So tumor is an abnormal mass of tissue that forms when cells grow and divide more than they should or fail to die when they should. अब हम देखते हैं कॉजेज. ट्यूमर के कॉजेज क्या हो सकते हैं, किन कारणों से ट्यूमर का फॉर्मेशन बॉडी में हो सकता है. सबसे पहला हमारा है जेनेटिक म्यूटेशंस. अगर हमारे जीन्स में म्यूटेशंस हो जाए, जेनेटिक मटेरियल में कोई म्यूटेशन हो जाए, तो आपके बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो सकता है. जेनेटिक म्यूटेशंस और डैमेज टू सेल्स डीएनए कैन कॉज इट टू ग्रो एंड डिवाइड अनकंट्रोलेबली. अगर हमारे सेल के डीएनए में कोई डैमेज हो जाए तो ये इसकी वजह से वो पर्टिकुलर सेल अनकंट्रोलेबली ग्रो और डिवाइड करने लग जाएगा. नेक्स्ट इज स्मोकिंग और एल्कोहल. Smoking and alcohol causes tumor by making it easier for carcinogenic chemicals to enter and affect cells. स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से इनके अंदर जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं, कार्सिनोजेनिक मीन्स कैंसर कॉजिंग, जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं. और जब नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन शो करने लग जाते हैं. नेक्स्ट इज रेडिएशन एक्सपोजर. रेडिएशंस लाइक एक्स रेज एंड गामा रेज. सो रेडिएशंस कैन कॉज ट्यूमर्स बाय डैमेजिंग द डीएनए इन हेल्दी सेल्स. यहाँ पे भी वही बात हुई कि जो हेल्दी सेल्स हैं उनके डीएनए को डैमेज कर दिया जाएगा बाय द रेडिएशंस, तो इससे अब आपकी बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, वायरसेस भी एक कारण हो सकते हैं. अब वायरस भी कौन कौन से? HPV, EBV. HPV इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. EBV इज एप्स्टिन बार वायरस. एप्स्टिन बार वायरस. एप्स्टिन बार वायरस इज अ कॉमन हर्पीज वायरस. ये कॉमन हर्पीज वायरस है. तो ये वायरसेस भी आपके बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन को इनिशिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट, केमिकल्स लाइक एस्बेस्टस, बेंजीन. एक चीज़ और कि जो आपके ये वायरसेस हैं, अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो जो आपके वायरसेस हैं ये ट्यूमर बनाएंगे कैसे. तो वायरसेस कैन लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन बाय एसोसिएटिंग विद होस्ट प्रोटीन. ये जिस भी होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं उसकी बॉडी में पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं. when the human system is weakened and hijacking proliferating human cells. ये होस्ट की बॉडी में एंटर करके उसके बॉडी में जो प्रोटीन है या कोई जेनेटिक मटेरियल है उसको ये ख़राब कर देते हैं और अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा. इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो फिर ये बॉडी में प्रोलिफरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट था हमारा केमिकल्स लाइक एस्बेस्टस और बेंजीन. एस्बेस्टस और बेंजीन आपके हार्मफुल केमिकल्स हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हैं. ये अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये ट्यूमर का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं.
नेक्स्ट कॉज इज हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर बॉडी में हार्मोन सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाए तो भी ट्यूमर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बहुत लंबे समय से किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो भी आपके ट्यूमर फॉर्मेशन को इनिशिएट कर सकता है। तो जितने भी कॉजेज अभी तक हमने देखे, ऑल दीज फैक्टर्स कॉज डीएनए डैमेज। जितने भी फैक्टर्स थे आपके ऊपर, ये सभी डीएनए डैमेज को प्रमोट करते हैं। अल्टर जीन्स, हमारे जीन्स को अल्टर कर देते हैं, दैट कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल। ये सारे के सारे कॉजेज डीएनए को डैमेज करते हैं। डीएनए डैमेज हो जाएगा तो जो हमारा सेल ग्रोथ था, उसको कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर था वही ख़त्म हो गया। तो अब हमारे सेल्स अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करेंगे और ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम चलते हैं सिम्टम्स। ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण हमारे शरीर में हमें देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 इज़ लंप और स्वेलिंग। गांठ बनेगा कहीं पे बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में, या फिर सूजन आ जाएगी, ये एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट इज पेन और प्रेशर इन अफेक्टेड एरियाज। पेन हो सकता है या प्रेशर वहाँ पे फील होगा जो भी अफेक्टेड बॉडी पार्ट है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, एब्रप्ट तरीके से वेट लॉस होने लग जाएगा अचानक से। फैटीग, बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस होगी। फीवर, कैसा होगा वो भी क्रॉनिक और लो ग्रेड। फीवर जो है वो लॉन्ग टर्म रहेगा और लो ग्रेड रहेगा फीवर, ऐसा नहीं कि 104 105, लो ग्रेड 99 100 इस तरीके से। और आपका एक सिम्टम है ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स, मतलब जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे वो ऑर्गन अपने हिसाब से अपना पर्टिकुलर सिम्टम शो करने लग जाएगा। जैसे कि कफ इन लंग ट्यूमर, लंग ट्यूमर है तो लंग्स में है तो कफिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ब्रेन में है तो हेडेक होगा, स्पेशली मॉर्निंग में होगा, वो भी बहुत ज़्यादा। नौशिया होगा, उबकाई आना, वॉमिटिंग होगा। विजन और हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। बैलेंस इश्यूज भी हो सकते हैं। सीजर्स यानी कि फिट्स आना, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं। पर्सनैलिटी चेंजेस हो सकती हैं, मेमोरी लॉस भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड। आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है उसके आधार पे ही जितने भी मैंने अभी नाम लिए, विजन, हेयरिंग प्रॉब्लम्स, बैलेंस इश्यूज, सीजर्स, पर्सनैलिटी चेंजेस, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ऑर्गन स्पेसिफिक में ही अगर हम और अपने बॉडी पार्ट की बात करें तो अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ है तो एब्डोमिनल पेन रहेगा, एब्डोमिन में पेन रहेगा। परसिस्टेंट इनडाइजेशन रहेगा, एक लंबे टाइम तक बॉडी में इनडाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। और स्टूल में ब्लड भी आएगा साथ साथ में। अगर किडनी में हुआ है, किडनी या फिर ब्लैडर में, तो ब्लड होगा यूरिन में, पेनफुल यूरिनेशन, पेनफुल हो जाएगा, और लोअर बैक पेन भी रहेगा। ब्रेस्ट में अगर है तो ब्रेस्ट में आपके लंप का फॉर्मेशन होगा, यानी कि गांठ बनेगी। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर पे। ट्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज बेनाइन ट्यूमर। ये स्लो ग्रोइंग होता है, नॉन इन्वेसिव है, मतलब कि ये बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में स्प्रेड नहीं होता है। बेनाइन ट्यूमर अपने ही ओरिजिनल लोकेशन पे जहाँ पे बनता है वहीं तक सीमित रहता है। नेक्स्ट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें रैपिड ग्रोथ होता है ट्यूमर का, ये इन्वेसिव है, मतलब स्प्रेड हो सकता है। इट कैन मेटास्टेसाइज, यानी कि ये स्प्रेड होता है, ये मेटास्टेसिस शो करता है। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस इज अ प्रोसेस in which cancer cells break away from their original tumor, travel through the bloodstream or lymph system and form new secondary tumors in other parts of the body. ये अपने मेटास्टेसिस प्रोसेस में जो ट्यूमर है उसका कुछ पार्ट ब्लड स्ट्रीम या लिम्फ सिस्टम के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पे सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो खतरनाक है। नेक्स्ट इज प्राइमरी ट्यूमर। इट ओरिजिनेट्स एट द साइट, ये अपनी साइट पे ही ओरिजिनेट करता है, वहीं तक सीमित रहता है। एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर। सेकेंडरी ट्यूमर, इट इज़ मेटास्टैटिक, ये मेटास्टेसिस शो करता है। इट स्प्रेड्स फ्रॉम द ओरिजिनल साइट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि आपके लंग से ब्रेन में जा सकता है और ब्रेस्ट से लंग्स में जा सकता है। तो ये थे आपके टाइप्स।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ। ट्यूमर जो है उसको डायग्नोज करने के लिए हम क्या क्या टेस्ट अपना सकते हैं, उसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सो नंबर 1 इज बायोप्सी। बायोप्सी कंफर्म इफ ट्यूमर इज बिनाइन और मेलिग्नेंट। बायोप्सी से हमें क्या पता चलता है कि ट्यूमर बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी इज अ मेडिकल प्रोसीजर दैट रिमूव्स अ स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू और सेल्स फ्रॉम द बॉडी फॉर एग्जामिनेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें कि मेडिकल प्रोफेशनल बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट से जहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से एक सैंपल लेते हैं, टिश्यू या सेल को लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज इमेजिंग। इमेजिंग वही बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट का विजुअलाइजेशन। तो इसमें एक्सरे के द्वारा किया जा सकता है। सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये 3D इमेज होता है। सीटी में 3D इमेज बनता है ऑर्गन का, 3 डायमेंशनल इमेज बनता है ऑर्गन का। इट इज़ गुड फॉर सीइंग द शेप एंड साइज ऑफ अ ट्यूमर। ट्यूमर का अगर हमें शेप और साइज देखना है तो उसके लिए सीटी स्कैन सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और रेडियो वेव्स का इसमें MRI में यूज़ किया जाता है जिससे कि डिटेल्ड इमेज आए हाई रेजोल्यूशन के साथ, पर्टिकुलरली ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ विदाउट यूजिंग रेडिएशंस। इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ का इमेज लिया जाता है और इसमें किसी रेडिएशन का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें रेडियो वेव्स और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज PET स्कैन, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन। आई रिपीट, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन। अब ये पेट स्कैन क्या है? पेट स्कैन डिटेक्ट्स ट्यूमर बाय ट्रैकिंग अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर। यहाँ पे रेडियो एक्टिव ट्रेसर को ट्रेस किया जाता है बॉडी में इंजेक्ट करके। सो पेट स्कैन डिटेक्ट्स ट्यूमर बाय ट्रैकिंग अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर, यूजुअली a glucose-like substance that is injected into the body. Cancer cells which have a higher metabolic rate absorb more of the tracer than normal cells. अगर कैंसर सेल्स हैं, ट्यूमर सेल्स हैं, तो उनका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा क्योंकि वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड किए जा रहे हैं। तो वो इस ट्रेसर को, जो हमने ग्लूकोज लाइक सब्सटेंस इंजेक्ट किया है, वो इस ट्रेसर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में। द पेट स्कैनर देन डिटेक्ट्स द रेडिएशन। पेट स्कैनर जो है वो रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रेसर। जो ये ट्रेसर रेडिएशन को एमिट कर रहा है, पेट स्कैनर उसको डिटेक्ट करेगा, प्रोड्यूसिंग इमेजेस दैट शो हॉट स्पॉट्स इन द एरिया ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और यही पेट स्कैनर इमेज बनाएगा। कैसा इमेज? हॉट स्पॉट्स क्रिएट करेगा कि इस एरिया में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, which indicates the potential presence and location of tumor, जो हमें क्या बताने में हेल्प करता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो हॉटस्पॉट है यहाँ पे ट्यूमर के होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्यूमर मार्कर्स। नंबर 1 AFP। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्यूमर मार्कर्स क्या हैं। सो ट्यूमर मार्कर्स जो हैं, दे आर दी सब्सटेंस like proteins, hormones or genetic material produced by cancer cells or normal cells in response to cancer. ट्यूमर मार्कर्स जो हैं आपके, वो प्रोटीन हो सकते हैं, कोई हार्मोन हो सकते हैं, या कोई जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं किसके द्वारा? कैंसर सेल्स के द्वारा। बॉडी में कहीं ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन, कोई पर्टिकुलर हार्मोन या कोई पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, या फिर नॉर्मल सेल्स ही कैंसर के रिस्पॉन्स में ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, लाइक प्रोटीन्स, हार्मोन्स और जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक संकेत है कि बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ट्यूमर मार्कर्स क्या क्या हो सकते हैं? AFP, अल्फा फीटो प्रोटीन, FETO, अल्फा फीटो प्रोटीन। इट इज़ यूज्ड फॉर सर्टेन कैंसर्स लाइक जर्म सेल ट्यूमर्स। जर्म सेल्स में जो ट्यूमर्स बनता है उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इज PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन।
विच इज़ यूज टू हेल्प डिटेक्ट प्रोस्टेट कैंसर, ये प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने में काम आता है। नेक्स्ट इज CA125। CA125 इज एसोसिएटेड विथ ओवेरियन कैंसर, ये ओवरी में जो कैंसर है उसके साथ एसोसिएटेड है ये मार्कर। नेक्स्ट इज CEA, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ कोलोन कैंसर, ये कोलोन के साथ, जो हमारे इंटेस्टाइन में कोलोन होता है उससे एसोसिएटेड होता है। तो हमने अभी देखे कुछ ट्यूमर मार्कर्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन। अगर बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे आपके उस पर्टिकुलर पार्ट में इन मार्कर्स को ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक टेस्ट में चलते हैं, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में सबसे पहले हमारा CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें ब्लड सेल्स का नंबर चेक किया जाता है, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। नेक्स्ट ESR, ESR इज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट मीन्स RBC। So erythrocyte sedimentation rate is a blood test that measures inflammation, ये inflammation को measure करता है। The ESR test measures how quickly RBCs settle at the bottom of a test tube in 1 hour, ये एक्चुअली मेजर ये करता है कि 1 घंटे में टेस्ट ट्यूब के अंदर RBC कितनी जल्दी सेटल हो जाते हैं, बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन है, अगर इन्फ्लेमेशन है पर्टिकुलरली, तो आपका जो सेटिंग है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन है मींस ट्यूमर का फॉर्मेशन होने वाला है या हो रहा है, तो वहाँ वो जो RBCs है वहाँ बॉडी में वो आपके अगर टेस्ट ट्यूब में हम उसको सेटल करवाते हैं तो वो आपके जल्दी सेटल हो जाएंगे। तो इन्फ्लेमेशन कॉजेज फास्टर सेटिंग। Next diagnostic test is histopathological examination, HPE, histopathological examination. It is the microscopic inspection of a tissue sample to diagnose disease by looking for abnormalities in the cells and their structure. Actually HPE किया जाता है बायोप्सी के बाद। बायोप्सी में जब हम एग्जामिनिंग करते हैं किसी बॉडी के पर्टिकुलर टिश्यू की, उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये एक माइक्रोस्कोपिक इंस्पेक्शन है टिश्यू सैंपल का, टू डायग्नोज डिजीज बाय लुकिंग फॉर एबनॉर्मेलिटीज इन द सेल्स एंड द स्ट्रक्चर, सेल्स और उसके स्ट्रक्चर में क्या एबनॉर्मेलिटीज हो रही हैं उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व करते हैं। अब हम आगे चलेंगे मैनेजमेंट की तरफ। ट्यूमर डिटेक्ट हो चुका है, अब ट्यूमर को मैनेज कैसे किया जाए, ट्रीट कैसे किया जाए। तो सबसे पहला आता है हमारा सर्जरी। सर्जरी में क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ट्यूमर। कॉमन है बिनाइन ट्यूमर के लिए, क्योंकि बिनाइन ट्यूमर अपने एक पर्टिकुलर ओरिजिनल पोजीशन पे ही लोकलाइज्ड होता है, तो इसको रिमूव करना आसान है। तो सर्जरी की जाती है स्पेशली इन द केस ऑफ बिनाइन ट्यूमर। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में एंटी कैंसर ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि आपके ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में रेडिएशंस की हेल्प से जो कैंसर सेल्स हैं उनको श्रिंक या डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट इज टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। जो ये आपका टारगेटेड थेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी यूजेस ड्रग्स to specifically attack cancer cells by targeting genetic changes or proteins that help them grow and divide. जो आपके कैंसर सेल्स हैं या ट्यूमर सेल्स हैं उनको पर्टिकुलर टारगेट करके उनके खिलाफ दवाई दी जाती है, जिससे कि उन पर्टिकुलर सेल्स के जीन्स में चेंजेस आ जाएं और वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं, वो फर्दर ग्रो और डिवाइड करना बंद कर दें। तो इस केस में टारगेटेड थेरेपी में दिया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो लैब मेड प्रोटीन्स हैं, ये लैब में बनाई जाती हैं प्रोटीन्स। तो ये क्या करती हैं, अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये उसके ऊपर डायरेक्टली एक्ट करती हैं और उसको उसके जीन्स में चेंजेस लाके उसको ख़त्म कर देते हैं।
Immunotherapy. Immunotherapy is a treatment that causes the body's own immune system to fight against cancer. इम्यूनोथेरेपी में बॉडी के इम्यून सिस्टम को ही इंस्टिगेट किया जाता है कि वो कैंसर सेल्स को किल करना शुरू कर दें. लास्ट इज पैलिएटिव केयर. पैलिएटिव केयर इज फॉर सिम्टम रिलीफ इन एडवांस केसेस. अब पैलिएटिव केयर है क्या? इट इज़ अ specialized medical approach that provides relief from the pain and other symptoms of a serious illness. कोई बहुत ही ज़्यादा सीरियस इलनेस है अगर, तो उसमें एक ऐसा मेडिकल अप्रोच लिया जाता है जिसमें कि पेन को या उसके सिम्टम्स को रिलीव करने की कोशिश की जाए, एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ द पेशेंट एंड देयर फैमिली. और अगर समझ लीजिए बहुत केयरिंग तरीका है पैलिएटिव केयर में, जिससे कि पेशेंट को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ट्रीट किया जाता है, ताकि क्योंकि कैंसर से बहुत से लोग वैसे ही ज़्यादा बहुत डर जाते हैं, तो आधी चीज़ तो डर की वजह से ही ख़त्म हो जाती है. पेशेंट की आधी मौत तो डर की वजह से ही हो जाएगी. तो अगर मेडिकल प्रोफेशनल्स एक केयरिंग एटीट्यूड रखेंगे तो इसकी वजह से भी पेशेंट और उसकी फैमिली को हिम्मत मिलेगी और उनके अंदर एक जज्बा उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. रिमेंबर, नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप टू अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Science Quest with NKT for more amazing science talks. Thank you so much.